मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस, है ना। आपको हम बोले थे कि आज वाला वीडियो में मिल जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो हम ऑब्जेक्टिव दिए थे और कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कल वाला वीडियो में मिलेगा, है ना। आज उसको हम, क्योंकि उसको सिर्फ आंसर शीट देने से पहला का बी या दूसरा के डी ये सब करने से नहीं होगा, क्योंकि उसको हमको बोर्ड पर एक्सप्लेन करके एनालिसिस करके बतलाना पड़ेगा। और आज उसका वीडियो बना नहीं है ना। पानी इतना आवश्यकता से अधिक पड़ रहा है कि लाइन बहुत ही डिस्टर्ब है, खास करके देहात एरिया तरफ, और हम लोग गांव से पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी एक आध दिन उसमें वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। और 11 का भी बैच में 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, है ना। और लाइव क्लास के हम लोग एकदम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ना। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ डिवाइस है जिसको हम लोग लाएंगे, इसलिए अभी 2-3 दिन देखिए, है ना। 2-3 दिन में आपको 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा 11 भी। और 12 वाला जितने भी विद्यार्थी हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है ना। लॉकडाउन को फ़ायदा उठाइए, घर में रहकर, और कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, ज़ोर से एकदम तैयारी करना है, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, है ना। और ईमानदारी पूर्वक सीखना है, जो समझ में ना आए उसको पूछना है। पूछने के लिए आपको हम, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास शुरू होने वाला है, उसमें फिर आप एक दिन डाउट क्लास रख देंगे, उसमें आप लोग पूछिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना है रे बाबू। एन एक्शन दैट इज done at future, an action that is done at future, an action that is done at future, जिससे किसी काम को भविष्य में होने का बोध हो, जिससे किसी काम को भविष्य में होने का बोध हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या जिससे किसी काम को भविष्य में आने वाले समय में होने का बोध हो, उस तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या उसे आप कहते हैं पैटर्न भी या स्ट्रक्चर भी। तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल का हम प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करने का काम करेंगे। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ आई और बी के साथ। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बिल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम है सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव सेंटेंस में यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहीं पर बता दे रहे हैं, इसको कॉपी में किसी कॉर्नर पर, कोना में कहीं पर लिख लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तब आई और बी के साथ शैल नॉट लगेगा, आई और बी के साथ शैल नॉट लगेगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट का प्रयोग होगा। तो शैल नॉट या विल नॉट का हम प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। जब सेंटेंस हमारे निगेटिव होगा तो आई और बी के साथ शैल नॉट लगेगा,
और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट लगेगा। जब निगेटिव नहीं रहेगा तो आई और बी के साथ शैल लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना। निगेटिव रहेगा तो आई और बी के साथ शैल नॉट और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट। अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल, है ना। सिर्फ इंडिया में ही, भारत में ही सिर्फ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी अदर कंट्री में, है ना, शैल का प्रयोग बिल्कुल लुप्त हो गया है। सभी जगह सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। आप न्यूज़ सुनते हैं या पेपर देखिएगा तो शैल का प्रयोग न के बराबर होगा और विदेश के आदमी जितना भी बोलता है वो शैल का प्रयोग हो करवे नहीं करता। सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग होता है। सिर्फ इंडिया में ही आई और बी के साथ अभी तक शैल का प्रयोग हो रहा है। तो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आई और बी के साथ शैल नॉट और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कीजिए। देखिए, जब कोई क्रिया मतलब काम, जब कोई क्रिया भविष्य में होने का बोध हो या भविष्य में आने वाले समय में, जब कोई क्रिया भविष्य में या आने वाले समय में होने का बोध हो तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई काम भविष्य में आने वाले समय में होने का बोध हो या जब कोई काम भविष्य में होने का बोध हो तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो। मैं कल पटना जाऊंगा। आई शैल गो टू पटना टुमारो। हम अभी पढ़ाए थे कि आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। तो मैं कल पटना जाऊंगा तो कल क्या है? भविष्य है, आने वाला समय है भविष्य में, इसलिए आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। जैसे बी शैल राइट अ लेटर। हम लोग एक पत्र लिखेंगे नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह एक पत्र लिखेंगे। यानी हम लोग पत्र लिखे नहीं हैं, अगले सप्ताह लिखेंगे। तो अगला सप्ताह क्या है? भविष्य में आने वाला समय है और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे ही विल सिंग ए डिवोशनल सॉन्ग। वह एक भक्ति गीत गाएगा नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीना एक भक्ति गीत गाएगा। डिवोशनल सॉन्ग मतलब भक्ति गीत। वह अगले महीना एक भक्ति गीत गाएगा। तो अगला महीना क्या है? भविष्य में आने वाला समय है। ही के साथ विल लगता है। सिर्फ आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। तो जब कोई काम भविष्य में होने का बोध हो या जब कोई काम भविष्य में आने वाले समय में होने का बोध हो तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो। मैं कल पटना जाऊंगा। कल क्या है? भविष्य में आने वाला समय है, इसलिए दिए गए सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई के साथ शैल लगता है। बी शैल राइट ए लेटर नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह एक पत्र लिखेंगे। हम लोग कब पत्र लिखेंगे? अगले सप्ताह। अगला सप्ताह क्या है? भविष्य में आने वाला समय है, इसलिए दिए गए वाक्य में
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे ही विल सिंग ए डिवोशनल सॉन्ग नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना एक भक्ति गीत गाएगा। अगला महीना क्या है? भविष्य में आने वाला समय है, इसलिए दिए गए वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। ही के साथ विल लगा, इसको नोट कीजिए। वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के शब्द या पहचानने के लिए शब्द, पहचान के शब्द या पहचानने के लिए शब्द। पहचान के शब्द में रहेगा टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, अगले महीना, अगले दिन, अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, विदिन, विदिन इन एन आवर, एक घंटा के अंदर में, विदिन, विदिन इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर में। तो ये दिए गए निम्नलिखित शब्द, ये दिए गए निम्नलिखित शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है, और ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होता है। तो ये दिए गए सभी निम्नलिखित शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है, और ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों से फिर किसी काम को भविष्य में होने का बोध होता है। इसको नोट कीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दिए गए निम्नलिखित शब्द से इसका आंसर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हम लोग को देना चाहिए, लेकिन ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग है ना और दूसरे भी टेंस में होता है, जो आप स्पेशल रूल में पढ़िएगा। इससे न कि है ना किताब में या कॉपी में देखिएगा या गेस्ट पेपर में तो देखिएगा कि सब रूल ये सब पहचान का शब्द है, लेकिन उसका आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है ना, तो गड़बड़ा जाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अभी फ़िलहाल आप जनरल रूल को हम पढ़ा रहे हैं। जब ये टाइम एंड टेंस जनरल रूल ख़त्म हो जाएगा तो स्पेशल रूल जब हम शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस के, तो और ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों से है ना, ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों को और कौन सा टेंस में प्रयोग होगा सब विशेष रूप से पढ़िएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि स्पेशल रूल में बहुत सारे चीज़ है जो क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर फोकस करना है कि दिए गए निम्नलिखित शब्द से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होता है, और ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों जब वाक्य में रहेगा तो उसका प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और इसका स्पेशल रूल है, जब स्पेशल रूल पढ़िएगा तो ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो जाएगा। इसलिए उसके परेशान मत होइए, अभी सिर्फ फोकस कीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इसको नोट कीजिए। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन, मोहित सॉल्व प्रॉब्लम विदिन इन ए मिनट।
1 मिनट के अंदर में, विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर में। तो विद इन ए मिनट है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। यहाँ समझेंगे, ऐसे कर देते हैं 1 मिनट। मोहित प्रॉब्लम विद इन ए मिनट, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व्ड, हैज सॉल्व्ड, विल सॉल्व, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विद इन ए मिनट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। सब्जेक्ट में मोहित है तो मोहित के साथ विल लगता है ना, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, जैसे बी अ लेसन, बी अ लेसन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर completed, बी shall complete, shall complete, C have completed, D none of these। तो देखो यहाँ नेक्स्ट ईयर है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। बी के साथ शैल लगता है, आंसर हो जाएगा बी, बी शैल कंप्लीट ए लेसन नेक्स्ट ईयर। नोट कीजिए। रूल नंबर 2 देखेंगे, डबल सेंटेंस। दो वाक, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस, जिसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। कंडीशनल मतलब शर्त वाला वाक, है ना, या कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला वाक। डबल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ को हम टेंस में भी पढ़ाए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम डबल सेंटेंस पढ़ाए होंगे, उसमें इस चीज़ को हम बतलाए होंगे, उससे आप भी जान सकते हैं, उससे भी आप समझ जाइएगा। जैसे देखो यहाँ समझने के लिए हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा है। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो ताजमहल देखोगे, देखोगे। जैसे समझना है, अगर वह एक कहानी लिखेगा, अगर वह एक कहानी लिखेगा तो हम लोग एक लोकगीत गाएंगे, एक लोकगीत गाएंगे, एक लोकगीत गाएंगे। अब देखो हम आपको बताए थे, टाइम एंड टेंस वाला कॉपी में देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस बताए होंगे। उसमें बताए थे कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक रहता है तब पहले वाले वाक से शर्त का बोध होता है, दूसरे वाले वाक से परिणाम का बोध होता है। पहले वाले वाक से शर्त का बोध होता है, दूसरे वाले वाक से परिणाम का बोध होता है। जैसे यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो ये शर्त है ना जी, तुम आगरा जाओगे तो ना ताजमहल देखोगे।
तो ये इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला वाक्य। ये शर्त है यदि तुम आगरा जाओगे, ये शर्त है कि यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, है ना। ताजमहल देखने के लिए शर्त क्या है कि यदि तुम आगरा जाओगे, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डबल सेंटेंस में फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब डबल सेंटेंस रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस है। पहला वाक्य है यदि तुम आगरा जाओगे, दूसरा वाक्य है ताजमहल देखोगे। पहला वाक्य है अगर वह एक कहानी लिखेगा, और दूसरा वाक्य है हम लोग एक लोकगीत गाएंगे, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक्य है ना। इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, शर्त वाला। टेंस वाला कॉपी में देखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डबल सेंटेंस में पढ़ाए होंगे कि पहले वाले वाक्य से शर्त का बोध होता है, दूसरे वाले वाक्य से परिणाम का। अगर वह एक कहानी लिखेगा, यह शर्त है कि अगर वह एक कहानी लिखेगा तो परिणाम में क्या होगा, हम लोग एक लोकगीत गाएंगे। तो पहले वाले वाक्य से शर्त का बोध होता है, दूसरे वाले वाक्य से परिणाम का। इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इसे हम डबल सेंटेंस भी कहते हैं या कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। शर्त वाला वाक्य, यदि तुम आगरा जाओगे तो ये शर्त है ना। तब देखिए हम आपको रूल में पढ़ाए होंगे कि इस तरह के वाक्य को हम शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाएंगे और अंतिम वाले वाक्य को अंतिम में, और इस तरह के वाक्य को पहले वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंडीशनल वाला वाक्य रहेगा, शर्त वाला वाक्य रहेगा या डबल सेंटेंस रहेगा, तो शुरू वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, और अंतिम वाले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल। इसलिए माइंड में ऐसे ना कि देखिएगा कि यदि तुम आगरा जाओगे शुरू वाला वाक्य है, जो देखिए दोनों वाक्य तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लग रहा है, दोनों में गागेगी लगा हुआ है, लेकिन हमारा कंडीशन कहता है, हमारा नियम कहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब कंडीशनल वाला वाक्य रहता है या डबल सेंटेंस रहता है, तो एक वाक्य को हम लोग शुरू वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और दूसरे वाले वाक्य को, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कंडीशनल वाले वाक्य में, है ना। यानी साफ शब्दों में समझ जाइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डबल सेंटेंस का जब वाक्य रहेगा या कंडीशनल वाला वाक्य रहेगा, तो दोनों वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ना होगा। एक वाक्य में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। तो यदि का हो गया इफ, और शुरू वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट में क्या है यू, तो यू के साथ V1 न लगेगा। तो इफ यू गो टू आगरा, अब यहाँ पर थोड़ा अक्ल लगाना है। दूसरे वाला वाक्य में आप कह सकते हैं कि सर दूसरे वाले वाक्य में तो, है ना, सब्जेक्ट है ये नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है जो साइलेंट है। तू आगरा गया है तो तू ही ना ताजमहल देखेगा कि हम देखेंगे, तो यहाँ पर तुम है जो साइलेंट है, तो यहाँ तुम का क्या हो गया यू, यू के साथ बिल लगेगा। पर्यटक स्थल देखने के लिए विजिट होता है, विजिट द ताजमहल। सी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सी से बहुत अच्छा है विजिट, क्योंकि पर्यटक स्थल देखने के लिए हमें विजिट का प्रयोग करना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस रहेगा या कंडीशनल सेंटेंस रहेगा, तो दोनों वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कभी नहीं होगा। एक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसको नोट कीजिए। तो अब फिर हम बतलाते हैं, न तो एक और यहाँ बतला देते हैं। शुरू वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इफ का अगर और इफ दोनों का में, यदि और अगर दोनों का मीनिंग इफ होता है, सब्जेक्ट में ही है, तो शुरू वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ V1 की V5, तो V5 लगता है। तो इफ ही राइट्स ए स्टोरी, है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट में हम लोग है, यहाँ पर तुम साइलेंट था तब यहाँ यू दिए थे, इसलिए कि यहाँ पर सोच लीजिएगा कि यहाँ पर भी साइलेंट है, यहाँ पर साइलेंट नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग। यहाँ पर तुम साइलेंट था क्योंकि तू आगरा गया है तो तू ही ना ताजमहल देखेगा। थोड़ा भूख लगल है तो खाना तू ही ना खाएगा, कि तू खाना खाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा। उसी प्रकार से तू आगरा गया तो तू ही ताजमहल देखेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट में हम लोग है, हम लोग का बी, अब बी के साथ शैल, We shall sing a folk song. Sing a folk song. Folk song.
लिख लीजिए इसको। तो कंडीशनल वाला भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंडीशनल वाला भाग या डबल सेंटेंस है ना, में दोनों सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करना है। एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जबकि देखने से ऐसा नहीं लग रहा है, आपको देखने से लग रहा है कि दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसका रूल है कि भाग भले देखने में लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के में, हिंदी वाला भाग देखो यहाँ, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डबल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस में एक भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है और एक भाग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नोट करो। जैसे देखो यहां क्वेश्चन समझना, इफ रामू कम्स आई टू पटना, तो देखो यहाँ इफ से शुरू होगा। अगर शुरू वाला वाक एक वाक अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो समझ जाओ कि दूसरा वाक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। वो वाक से कंडीशनल का बोध होगा, शर्त का बोध होगा, यानी वाक से समझना चाहिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक है। देखो यहाँ इज गोइंग, आई एम गोइंग, गो, शैल गो। यदि रामू आएगा तो मैं पटना जाऊंगा। तो देखिए एक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो दूसरे वाले वाक्य में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल गो। जैसे देखो यहाँ if they sing a song, if they sing a song, Radha on the stage, on the stage। तो देखिएगा अगर if से शुरू हुआ सेंटेंस और शुरू वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, तो दूसरे वाले वाक्य में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वो सेंटेंस से कंडीशनल सेंटेंस का बोध होगा। वो सेंटेंस से हमें समझना चाहिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक्य है। तो इफ दे सिंग, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, यानी दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ऑप्शन में देखो विल डांस, बी डांस्ड, सी हैज डांस्ड, डी डांसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, विल डांस, है ना, क्योंकि एक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, तो दूसरे वाला वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जब सेंटेंस में दो वाक्य रहे, है ना, और एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो समझो कि वो कंडीशनल सेंटेंस है, या हमें समझना चाहिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक्य है। तो एक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, तो दूसरे वाला वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, विल डांस हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, जैसे इफ ही राइट्स ए लेटर, बी हेल्प हिम। अगर वह एक पत्र लिखेगा तो हम लोग उसे मदद करेंगे। तो देखो यहाँ ऑप्शन में, देखो यहाँ शुरू वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और डबल वाक्य है, यानी ये दिए गए क्वेश्चन, ये टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से यहाँ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है
कि एक दो गो डबल सेंटेंस रहे और एक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इफ से शुरू हुआ है, तो दूसरे वाले वाक्य में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि वो वाक्य से कंडीशनल सेंटेंस का बोध होगा और वो वाक्य है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस का वाक्य है ना। तो ऑप्शन में देखो, यहां पर देखो हेल्प लिख दिया पहले ही, हिम करते हैं। अब देखो यहां ऑप्शन में हेल्प्ड, आर हेल्पिंग, सी शैल हेल्प, और डी हैव हेल्प्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? शैल हेल्प, बी शैल हेल्प हिम। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका एक नोट पॉइंट है जो कल सीखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। कल भरसक आपका टाइम एंड टेंस जनरल रूल सब खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें आप दो गो रूल और है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एगो है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो गो है। तो कल ये जनरल रूल खत्म हो जाएगा और एक क्लास में आपका इसका जो स्पेशल है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा आपका टाइम एंड टेंस चैप्टर। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिए।